पहले जो कि भौतिकी का हम लोग जो कि लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिरोध किस प्रकार से ताप के साथ बदलता है। तो प्रतिरोध का जो तुम्हारा है, प्रतिरोध ताप के साथ जो बदलता है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो R क्या होगा, तुमको T ताप पर प्रतिरोध हुआ, R0 तुमको है T नॉट ताप पर प्रतिरोध, और अल्फा को कहते हैं हम लोग ताप का प्रसार, प्रतिरोध का ताप प्रसार गुणांक कहते हैं। तो ये पढ़ा हमने था। तो इस पर जो तुमको है कि जहाँ तक कि ये बात रही कि तुमको ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो इसके आधार पर तुमको हम लोग चाहें तो कुछ न्यूमेरिकल जो तुम्हारा दिया हुआ है उसको हम लोग बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तुम्हारा, एनसीईआरटी उदाहरण 3.3। तो इसमें है तुमको दिया हुआ कि जैसे कि तुमको दिया हुआ है एक तार है, एक चालक है, उसका 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जिसको टी नोट कह सकते हैं, 27 डिग्री ताप पर इसका प्रतिरोध जो है तुमको दिया हुआ है 75.3 ओम दिया हुआ है। और जब इसमें इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कराया जाता है तो वो हीट गर्म हो जाता है, और जिससे कि गर्म होने के बाद उसका ताप क्या होगा, यही क्वेश्चन है। लेकिन उसमें ये डाटा देता है कि जब इस ताप पर जाने के बाद एक अस्थाई तुमको जो कि जब वोल्टेज उसके क्रॉस में 230 वोल्ट अप्लाई किया गया, 230 वोल्ट जब उसमें विभवांतर आरोपित किया जाता है 230 वोल्ट, तो उसमें करंट जो फ्लो होता है उसका मान था 2.68 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो उसके ताप का मान जो कि नियत ताप जो चालक ने ग्रहण कर लिया उसका मान क्या होगा, यही प्रश्न है। T इक्वल टू 1। तो जाहिर है कि इसमें बैठाना है हमको। तो इनिशियल जो तुमको प्रतिरोध है R0 का मान दिया हुआ है हमको, और R का मान हम लोग निकाल सकते हैं, विभवांतर है और धारा दिया हुआ है। तो प्रतिरोध हमको क्या जाएगा, प्रतिरोध R बराबर V/I। तो वोल्टेज है तुमको 230 बाई 2.68 एम्पियर, इतना वोल्ट बाई इतना एम्पियर। तो ये तुमको हो जाएगा, तुमको 85.8 करीब करीब आएगा इसका। तो ये तुम्हारा हो गया प्रतिरोध। अब जाहिर है कि इसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ये, तो इसमें जो है प्रतिरोध में ये जो फार्मूला आप लागू करेंगे, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो इसका जो मान आ जाएगा तुम्हें देखते हैं यहाँ पर, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर चाहे तो अल्फा का वैल्यू भी मेंशन कर दे रहे हैं। अल्फा तुम्हारा जो गिवन है, अल्फा इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। तो R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो 85.8 इक्वल्स टू 75.3 इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, या अल्फा का वैल्यू बाद में भी रख सकते हैं। अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हें 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी माइनस टी नॉट का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करके हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 85.8 इक्वल टू 75.3 प्लस 75.3 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मान क्या आ जाएगा, 10 पॉइंट क्या आ जाएगा तुमको, 10.5 इक्वल्स टू 75.3 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी माइनस
27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जहाँ तक की बात आ गया T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इजकल टू क्या हो गया 10.5 आ गया करीब करीब बाय 75.3 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये जो तुम्हारा हो गया तो 10⁻⁻⁴ तो ऊपर जो 10⁻⁴ चला जाएगा और 10.3 है और ये तुमको 1.7 ये तुम्हारा हो गया 10.3 है 10.5 हाँ 10.5 75.3 इंटू 1.7 है ये तो 17.6 और 102 होता है करीब। तो 102 6 टाइम्स में ये आ जाएगा 6 टाइम्स ये करीब है और 6 से ये डिवाइड होगा 85 तो ये इंटू 10⁻⁻⁴ है तो ये जाकर ऊपर +4 हो जाएगा इतना डिग्री सेल्सियस। ये प्लस अल्फ़ा का वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस था ये डिग्री सेल्सियस बन गया तुम्हारा ये। तो दिस मच तो T इज इक्वल टू करीब करीब तुमको आ जाएगा 10⁻⁴ हो गया ये 6 तो 6 इंटू क्या होगा तुमको 600/85 और इंटू 100 बन जाएगा 600/85 तो 600 तुमको 75 हाँ तो 8 टाइम्स समथिंग हो जाएगा 800 समथिंग हो जाएगा 820 डिग्री के आसपास आएगा इसका वैल्यू 820 डिग्री सेल्सियस। तो T इज इक्वल टू 847 डिग्री सेल्सियस शायद यही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा 3.3 का बात। इसी में तुमको तो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं 3.4 की बात करते हैं वह भी इसी पर आधारित है। एनसीईआरटी उदाहरण 3.4 इसमें दिया हुआ है एक प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर एक तुमको प्रतिरोध जो है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी का दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 इसका है 5 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर प्रतिरोध दिया हुआ है 5.23 ओम है स्टीम पॉइंट पे। और प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर को जब किसी अननोन टेम्परेचर में रखा गया जिसका T कितना होगा जबकि उस टेम्परेचर पर R का वैल्यू दिया हुआ है 5.795 ओम। तो ये टेम्परेचर कितना होगा ये सवाल है तुम्हारा T इज इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका एक फार्मूला पहले बना लो क्योंकि अल्फा का वैल्यू इसमें नहीं गिवन है तो अल्फा का वैल्यू नहीं लिख लेंगे। हमारे पास दो टेम्परेचर पर ये रेसिस्टेंस का दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर और इसकी मदद से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं और इसके अंदर और अल्फा का जब वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पर T निकल जाएगा हमको जैसे यहाँ पर भी बनाए या तो उसको दूसरे तरीका से कुछ सॉल्व करने का अलग तरीका निकाल करके अल्फा का बिना वैल्यू निकाल भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। हमारा जो फार्मूला था R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। तो ये जो तुम्हारा हो गया R100 रख देते हैं R100 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो R100 माइनस R0 बराबर R0 इंटू अल्फा इंटू 100 डिग्री सेल्सियस ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं ये बन गया। इसी प्रकार हम लोग जब अब दूसरा टेम्परेचर पे आते हैं RT टेम्परेचर T पर आ गया तो R जिस भी टेम्परेचर पर आप निकालना चाहते हैं RT R जिसको R ही मानो तो R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया इसको जब इधर कर लेंगे तो R इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा इंटू T। तो R माइनस R0 बराबर R0 इंटू अल्फा इंटू T ये दूसरा। तो 1/2 कर देते हैं इसमें 1/2 या 2/1 चलो 2/1 कर लो देखो इससे क्या हो जाएगा। तो R माइनस R0 बाय R100 माइनस R0
दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, आर नॉट भी कट गया तुम्हारा और अल्फा भी कैंसिल आउट हो गया, दैट्स इक्वल टू टी बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी का जो वैल्यू हो गया, टी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा फॉर्मूला, अब तुमको r माइनस आर जीरो बाय आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है जस्ट, और वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू दिए हुआ है तुम्हारा, ये 5.795 माइनस 5 बाय 5.23 माइनस 5 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इक्वल टू कितना हो गया 79.5 और 0.73 बाय 2.795 बाय 0.23 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो 3 से लग जाएगा फिर 40, तो 345 डिग्री सेल्सियस के आसपास शायद इसका टेम्परेचर आ जाएगा, कुछ इसका कैलकुलेशन कर लेगा। तो देखो कुछ फ्रेम में कट गया हो तो मैंने बोल ही दिया है, अगर तुमको कुछ फ्रेम में अगर वीडियो का फ्रेम से बाहर जा रहा होगा 345 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर आ जाएगा। तुम कैलकुलेशन देख ही लिया होगा कि अगर आर का वैल्यू जैसे 2 अल्फा नहीं दिया हुआ था तो हमने 2 इक्वेशन बना लिया, आर 100 के मदद से एक इक्वेशन और एक आर के हेल्प से, दोनों को डिवाइड करें तो उससे अल्फा कैंसिल आउट हो गया, इससे एक फार्मूला भी आ गया। ये पेटियम रेसिस्टेंस थर्मामीटर था जिसमें क्या दिया हुआ था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर दिया हुआ था, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 डिग्री पे दिया हुआ है स्टीम पॉइंट पे, और एक टाइम जो है जिसका टेम्परेचर निकालना है उस पर भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इससे हमने एक फार्मूला ही निकाल लिया, टी इज इक्वल टू आर इंटू आर माइनस आर नॉट बाय आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके आधार पर उसका वैल्यू आ गया। ये 2 क्वेश्चन था तुम्हारा दिया हुआ। जहां तक कि एक ताप से ही जुड़ा हुआ, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऐसा तो हमने देखा। तो इस बात का एक अर्थ यह भी है कि ताप घटाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम ताप घटाते चले जाएं तो एक ऐसे भी ताप की कल्पना की जा सकती है चालक का जहां पर कि चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, और यह धारणा जो है अति चालकता कहलाती है, सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी। फिर से इस बात को समझें, जब हमने कहा कि जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जब ताप को हम लोग बढ़ाते हैं, तो इस बात का यह भी अर्थ है कि जब हम लोग ताप को कम करेंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, मतलब उसकी चालकता बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा भी ताप हम लोग देखने में आता है जहां पर कि उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो जब चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो यह घटना कहलाती है अति चालकता। तो इसको अति चालकता कहते हैं, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसका अर्थ है कि जब ताप कम किया जाता है, जब ताप कम किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, चालक का प्रतिरोध कम होगा। एक ताप जिस पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसके नीचे के ताप पर
ताप पर चालक अतिचालक की तरह कार्य करता है अर्थात बिना विद्युत वाहक बल के लंबे समय तक अतिचालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। कराई जा सकती है। तो मतलब कि प्रतिरोध ही नहीं है। जब प्रतिरोध कोई रोकेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा, एक वेग से चलता रहेगा। जब प्रतिरोध रहेगा तभी तो उसके लिए हमको विद्युत वाहक बल की जरूरत पड़ती है। और तो एक नियत वेग से चलते रहने के लिए किसी बल की जरूरत नहीं, जैसा कि न्यूटन का गति का नियम है भी हम लोग जानते हैं। तो जब प्रतिरोध ही नहीं होगा, कोई विरोध ही नहीं करेगा, तो हमको चलाने के लिए विद्युत वाहक बल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसको कि हम लोग कहते हैं जो कि विद्युत क्षेत्र का बाह्य विद्युत क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से यह जो घटना कहती है ये अतिचालकता कहलाती है। लेकिन दिक्कत इस बात का होता है, तो ये जो है इसमें क्या होगा कि एक प्रकार से ये हुआ कि एक बार करंट फ्लो करा दीजिए लाइन दे करके, बिजली दे करके, और उस चालक में अगर करंट को काट दिया जाए, करंट तो विद्युत वाहक बल को हटा भी दिया जाए, मतलब लाइन जिसको कहते हैं कट जाए, तो भी उसमें धारा प्रवाहित होते रहेगी एक लंबे समय तक। और ऐसा प्रयोग करके देखा भी गया है कि जब अतिचालकता, लेकिन कि ऐसा होता है जब बहुत, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके लिए जो ताप जो होता है ये काफ़ी कम ताप पर हो पाता है। -150 डिग्री सेल्सियस तक जो ताप है वहाँ तक जो पदार्थ ये देखे गए हैं कि अभी तो अतिचालक की तरह भांति कार्य करते हैं, ऐसे चालक मिले हैं, या उससे भी कम ताप पर। तो -150 डिग्री सेल्सियस या -125 केल्विन, ये सब ताप पर, मतलब कि -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही ताप हुआ, उस पर देखा गया है कि कुछ पदार्थ वहाँ तक या उसके नीचे भी, और भी नीचे, उस पर जो है पदार्थ अतिचालक की भांति कार्य करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन वो -150 डिग्री सेल्सियस जो ताप है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमको विद्युत की जरूरत पड़ेगी, तो उसको मेंटेन करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यह जो नॉर्मल टेम्परेचर जितना है, जो रूम टेम्परेचर, इन सबों पर कोई भी पदार्थ ऐसे नहीं बन सके जो कि अतिचालक की तरह कार्य करते हैं, और इसलिए यह जो कंसेप्ट है अभी उतना यूजफुल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर प्रयोग के लिए देखा जाए तो यह घटना देखी जाती है। अगर किसी रूम के ताप को कम कर दिया जाए तो पदार्थ अतिचालक की जगह, प्रैक्टिकल के लिए देखा जाए तो ये सब सक्सेसफुल होता है। लेकिन सामान्य दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई भी पदार्थ इतना टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना, यह काफ़ी खर्चीला, काफ़ी ऊर्जा के दृष्टिकोण से यह भी एक दिक्कत होता है, जिसमें कि अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रकार से क्या होगा, तो हमारा बेनिफिट समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए इसका व्यवहारिक उपयोग अभी तक नहीं हो पाया। तो ये तुम्हारी ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाता है, अतिचालकता कहलाएगी। तो व्यवहारिक उपयोग इसका नहीं होता, मतलब अभी जो है निम्न ताप पर ही ये मिल पाता है। कमरे के ताप पर अभी कोई भी चालक ऐसा ज्ञात नहीं है जो अतिचालक की तरह कार्य करे, जो अतिचालक की भांति कार्य कर सकता है। तो यह घटना तुमको अतिचालकता है, जो कि हमने कहा कि इसका जो है प्रैक्टिकल यूज तो अभी नहीं हो पाता है, लेकिन आप जो है इसको प्रयोग करके ये देख सकते हैं। तो ये हो गया तुमको एक घटना है जिसका नाम हो गया अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, जो ताप के विस्तार से ही जुड़ा हुआ था। ताप घटाने पर क्या होगा, चालकता, प्रतिरोध घटेगी और उसकी चालकता बढ़ते जाती है। और एक ऐसा ताप आएगा जिसकी मैंने से कहा -150 डिग्री सेल्सियस, इन समों पर अभी तक प्राप्त हो सका था मैक्सिमम, जहाँ पर कि अतिचालकता प्रदर्शित करता है। तो -150 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना ये अभी भी काफ़ी कठिन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद विद्युत धारा एवं विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति,
विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। जब किसी प्रतिरोध में तुमको धारा प्रवाहित किया था, जैसे कि सेल लगा दिया आपने, एक बैटरी, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का इस रंग का चिन्ह होता है। एक प्रतिरोध में हम लोग एक बैटरी लगा दिए, इससे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और इसका प्रतिरोध है R, और इसका बैटरी का विभवांतर है ये V वोल्ट का बैटरी है, विभवांतर बराबर V, ये V हो गया। तो इस बैटरी के द्वारा जो चार्ज किया जाता है, बैटरी के द्वारा अगर जितना चार्ज सप्लाई किया जाएगा, तो जितना चार्ज सप्लाई हम लोग करेंगे तो यह क्या होगा, कितना ऊर्जा यह बैटरी के द्वारा दिया जाता है। एक प्रतिरोध R को, एक प्रतिरोध R को V विभवांतर के बैटरी के परितः जोड़ा गया है, बैटरी के द्वारा T समय में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है, T समय में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होगा, तुमको बैटरी के द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, क्या W जो कार्य जो करेगा, कार्य कितना हो जाएगा, तो जितना बल लग रहा होगा गुना तुमको दूरी जितना तय करेगा इलेक्ट्रॉन, तो बल कितना लगेगा, QE इंटू डी। QE तुमको बल लगेगा उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E आरोपित हुआ QE और D दूरी तक गया तो QE इंटू डी। तो E इंटू डी क्या होगा, तुमको विभवांतर हो गया, D हो गया दूरी इलेक्ट्रोड के बीच का, ये D हो गया दोनों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, D बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो E गुना D क्या हो गया, विभवांतर हो गया। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आरोपित है E इंटू डी, तो दैट्स इक्वल्स टू Q इंटू V हो गया। E गुना D को क्या ले सकते हैं, विभवांतर, ये Q इंटू V का कार्य करेगा, तो Q इंटू V, तो Q क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q इंटू V। यह कार्य प्रतिरोध में उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उष्मा ऊर्जा कहिए या प्रकाश ऊर्जा, जिसमें भी है इसको ये कार्य कर सकता है। तो H बराबर उष्मा ऊर्जा H जो इतना मिलेगा इससे, H बराबर Q इंटू V, और Q का मान कितना होता है, I इंटू टी भी होता है, धारा गुना समय, और V का मान क्या हो गया, I गुना R, V बराबर IR। तो Q बराबर क्या था, I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर IT इंटू IR, तो H बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT, ये हो गया उष्मा ऊर्जा, ये हो गया उष्मा ऊर्जा। H बराबर I स्क्वायर RT, I हो गया धारा, I हो गया प्रवाहित धारा, R बराबर प्रतिरोध, T समय हो गया, और H हो गया उष्मा ऊर्जा, H हो गया उष्मा ऊर्जा।
ऊष्मा ऊर्जा। तो ये तुम्हारा हो गया, इतना ऊष्मा ऊर्जा उसमें निकलेगा। और ऊर्जा का जहाँ तक कि मात्रक है वो तो जूल ही होता ही है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल होता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा के लिए एक मात्रक और प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। लेकिन एक प्रचलित मात्रक किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर KWH है। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट KWH, 1 किलोवाट आवर, 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर इसको कह सकते हैं, बराबर 1000 वाट आवर। तो एक मतलब कि एक यूनिट बिजली कब तुम्हारा होगा, एक यूनिट बिजली का मतलब ये हुआ कि यदि 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटा तक चलेगा तो 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का पंखा 10 घंटा तक चलाने पर विद्युत ऊर्जा बराबर 100 वाट इंटू 10 आवर, तो 1000 वाट आवर का खर्च हुआ, मतलब 1 किलो वाट आवर का खर्च हुआ, मतलब 1 यूनिट बिजली हो गया। अगर 100 वाट का पंखा अगर चला रहे हैं आप तो 1 किलो वाट आवर का खर्च हो गया। और 1 किलो वाट जिसको जो कि हम लोग घर में कहते हैं, 1 यूनिट बिजली का दाम अगर है 5 रुपया, तो आप 1 किलो वाट का मतलब 5 रुपया उसमें खर्च हो गया आपका। एक दिन का खर्च हुआ ये 5 यूनिट। अगर 10 घंटा प्रतिदिन चल रहा है तो 30 दिन में 150 रुपया का एक पंखा का आपका बिजली का बिल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 10 घंटा, और जाहिर है कि उससे भी ज़्यादा चले तो उससे भी ज़्यादा बिल आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम बिजली का बिल जैसे जितना भी तुम्हारा घर में खर्च है, पंखा है, बल्ब है, या तुम्हारा क्या कहते हैं फ्रिज चल रहा है, टीवी है, उन सबों का जोड़ोगे तो बिजली का बिल तुम निकाल सकते हो पर यूनिट के रेट से उसको। जैसे कि 100 वाट का बल्ब, तो कितना यूनिट जो है तुमको सबका जोड़ दोगे कि कौन सा यंत्र उपकरण कितना देर काम करता है, उसका सबका यूनिट जोड़ते जाओ और तुमको क्या निकल जाएगा, पर एक दिन का निकाल लो, एक दिन का निकल जाएगा तो एक दिन का तुमको क्या निकल जाएगा, कितना यूनिट खर्च हुआ, 30 दिन से उसे मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा बिल आ जाएगा। जितना जैसे पंखा का निकाल दिए, फिर बल्ब का निकालिए, फ्रिज का निकालिए, टीवी का निकालिए, जो भी चीज़ है तुम्हारे उपकरण सबका निकालिए, वॉशिंग मशीन है, तो काफ़ी बिजली का बिल तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और जो भी मार्केट में रेट है उसके आधार पर उसको गुना कर दोगे यूनिट को, तुम्हारा बिजली का बिल निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा विद्युत ऊर्जा हुआ। अब है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति तुम्हारा, तो विद्युत शक्ति क्या हो गया तुम्हारा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो P बराबर क्या होगा तुमको, W/T, कार्य बटे समय। तो शक्ति का मतलब मात्रा क्या होगा, शक्ति P बराबर क्या हो गया, W/T। तो P बराबर W का मान क्या हो जाएगा, W का मान हो गया QV/T। P बराबर V/T, Q/T को I कह सकते हैं, Q/T को I गुना V। तो पावर बराबर क्या हो गया, VI, V गुना I। ये तुम्हारा पावर कहलाता है। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, या वाट होता है। और एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर जिसको कहते हैं HP, हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। तो ये HP हम लोग जनरली कहते हैं, ये तुम्हारा एसआई मात्रक तो नहीं है लेकिन काफ़ी प्रचलित मात्रक है। तो ये तुमको कार्य करने का शक्ति हो गया। तो जैसे कि अगर कोई एक प्रतिरोध है तुमको, तो VI, जैसे कि एक प्रतिरोध है तुमको, और इसमें एक बैटरी लगा हुआ है,
तो इसमें प्रतिरोध में तुमको ये V वोल्ट का है, ये प्रतिरोध R है, इसमें I धारा बह रहा है, तो इसका पावर हो गया W बराबर VI। तो इसमें पावर जितना करंट जाएगा इससे गुना कर देंगे। और अगर दो में जैसे अलग अलग है V वोल्टेज, अगर दो प्रतिरोध है, दोनों में वोल्टेज V दोनों मिल के पुड़ेगा, तो VI लगाने के बजाय उसमें I² R लग जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं, तो पावर बराबर VI है। तो यहाँ पर अगर तुमको वोल्टेज दोनों में अलग हो जाए तो P = IR भी लिख सकते हैं, जैसा भी सर्किट के मुताबिक ये तय होता है। तो P बराबर I²R ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये भी तुमको आ जाएगा। और अगर कहीं पे वोल्टेज अगर तुमको दो प्रतिरोध लग गया तो जाहिर है कि I सेम होगा, तो I के रूप में काम कीजिए आप, जैसा भी तुमको इलेक्ट्रिक का जरूरत पड़ेगा। और वोल्टेज चूंकि जैसे कि यहाँ पर प्रतिरोध जैसे इस तरह की बात करें, जैसे R1 और R2 दो ही प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, तो दोनों का मिल करके वोल्टेज भी है, एक में वोल्टेज भी नहीं है, तो यहाँ पर I²R1 प्लस I²R2 नेट पावर होगा, और ना कि V तुम्हारा V इंटू आई जो तुम्हारा होगा, तो नेट V इंटू आई भी होगा, लेकिन I का मान क्या होगा तुम्हारा V/R1 प्लस R2 हो जाएगा इस बार। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं लोग, पावर निकाल सकते हैं किसी भी परिपथ में। तो पावर का मान क्या होगा तुम्हारा, कार्य करने का दर जो हो गया W/T और I²R, जैसे हीट बटे टाइम, ये भी वो देख सकते हो, ये I²R का मतलब क्या हो गया, H/T हो गया ये। तो पावर का मान हो गया, हीट जितना निकल रहा है एक ही प्रतिरोध निकल रहा है, तो पावर बराबर हीट बटे टाइम, तो I²RT/T बराबर I²R, ऐसा बराबर I²R। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मान हो गया। तो ये जो तुम्हारा मान हो गया I²R, तो ये तुम्हारा हो गया एक विद्युत ऊर्जा और शक्ति। इसके बाद है तुमको टॉपिक है, तुमको दिया हुआ है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन। तो इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस वगैरह है तुम जो है किसी बुक से बना सकते हो, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ जो उदाहरण वो मैंने बताया, इसको पढ़ भी सकते हो, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है उसको बनाओगे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो राइट ऐप के माध्यम से तुम हमको उसमें हमारा फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर, उसके जरिए हमको से संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में, तो जेईई मेंस एडवांस या जेईई नीट इन सबों की तैयारी करते हो, या तुमको नोट चाहिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, या कोई ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इन सबों के लिए राइट ऐप का प्रयोग कर सकते हो। उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसकी मदद ले सकते हो, उसके द्वारा अपने लाइव क्लासेस इन सबों के लिए उसमें संपर्क कर सकते हो। इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।